क्रांति जब चल रहा था तो रूसी क्रांति अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ये कौन है? रूसी क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, ये बोल्शेविक लड़ाई के नेता रहे। ठीक है, और ये मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी जाने जाते हैं रूस के अंदर में, सोवियत संघ के अंदर में हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पोस्ट पे रह चुके हैं। रूसी क्रांति जब चल रहा था तो रूसी क्रांति ठीक है राजनीतिक और सिद्धांतकार के रूप में ये बहुत ज्यादा विख्यात हुए। ठीक है, और एक तरह से मेन फेज थे जब रूसी क्रांति का जो मेन फेज था ये यही थे। ठीक है, इनके नाम के नीचे ही रूसी क्रांति लड़ी गई और जब वहां पे जार निकोलस द्वितीय का शासन का पतन होता है, अंत होता है, तो उनके बाद यहाँ पे इनकी सरकार बनती है। ठीक है, समझ में आता है? आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रूसी क्रांति के कारण का। दोस्तों ये पॉइंट जितने पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ एकेडमिक, अगर आप एकेडमिक की स्टडी कर रहे हो, ठीक है 11th 12th में हो, कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, कहीं भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इतने पॉइंट्स हैं कि आप अच्छे से लिख सकते हो, नंबर अच्छे मिल सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आपको एक अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा कि क्या है, ठीक है, किस प्रकार से रूसी क्रांति के कारण थे, सारा आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सामंतशाही शासन। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रहा रूसी क्रांति का होने का सामंतशाही शासन हुआ, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था थी बहुत ज्यादा सामंतशाही थी। ठीक है, लोगों मतलब ऊंचे घराने के लोगों को जगह दी गई। ठीक है, जो नीचे जो तबके के लोग थे, जो नीचे तबके के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, उनको हमेशा मतलब नीचे उनकी उतनी ज्यादा मांग नहीं हुई, जिसके कारण से लोगों के अंदर में अविश्वास की भावना जागृत हो गई। ठीक है, राजा की निरंकुश था। ठीक है, जो राजा था वो निरंकुश था, जिसके कारण से लोगों के अंदर में जैसे अविश्वास की भावना, अब राजा का लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार ना होना, ठीक है, उनके ऊपर कर व्यवस्था ला देना, अलग अलग तरह की चीजें उनको सताना, ठीक है, लोगों के मन में ये उसके अविश्वास की भावना जागृत करती है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, जैसे कि वहां के जो लोग थे, रूस के जो लोग थे, वो प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, पर जार निकोलस ने अपनी मतलब इच्छाओं के लिए प्रथम विश्व युद्ध में कूद जाता है और अपने लोगों को भर्ती करवाता है, जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाना, किसानों को, मजदूरों को जबरदस्ती भर्ती करवाना, जिसके कारण से वो लोगों के अंदर में उनके खिलाफ एक आक्रोश की भावना जागृत होती है और उसके बाद वो रूसी क्रांति का आरंभ करते हैं। साम्यवाद के प्रति आकर्षण, अब जो विचारधारा था, समाजवाद का विचारधारा था, साम्यवाद का विचारधारा था, उसके अंदर में कहा गया कि वर्ग इस विचारधारा के अंदर में सभी वर्गों को, सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निजता का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, जो मेरा प्राइवेट है ना कि मेरा अपना है, इसके अधिकार को खत्म करके सबको पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, सारे सरकारी होंगे, सबका सबका होगा। तो इस व्यवस्था की जो विचारधारा थी बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव थी, इसके कारण से लोगों के अंदर में इस विचारधारा को लेकर मतलब भावना जागृत हुई और रूसी क्रांति का वो आरंभ करते हैं। जन आर्थिक दशा, लोगों की जो आर्थिक दशा थी वो दिन पर दिन बिगड़ रही थी, क्योंकि वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसानों को जबरदस्ती सैनिक बनाए जा रहे थे। ठीक है, तो इसके कारण से वो आर्थिक दशा उनकी गिरती जा रही थी, इकोनॉमी गिर रही थी, जिसके कारण से वो रूसी क्रांति के लिए जाते हैं। जनता में जागरूकता, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं तो लोगों के अंदर में जागरूकता फैलती है कि यार ये जो राजा है हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा, जबरदस्ती सेना में भर्ती करवा रहा है, ठीक है, हमारे देश को युद्ध में झोंक रहा है, ठीक है, और हमें नुकसान हो रहा है। और क्योंकि जर्मनी ने उस समय जो जर्मनी मतलब जापान ने और जर्मनी ने उस पर हमला बार बार कर रहे थे। ठीक है, जापान ने पूरी तरह से मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया था, उसके अंदर घुस गया था पूरे रूस के अंदर में, तो उसके कारण से जनता के अंदर में जागरूकता फैल गई थी। ठीक है, और साथ साथ एक नई व्यवस्था को लाने के लिए जनता कहती उत्साहित थी, बहुत ज्यादा उत्साहित थी, जिसके कारण से लोगों के अंदर में भाई बहुत ज्यादा खुशी थी कि हमें एक नई व्यवस्था लानी है। इसके कारण से रूसी क्रांति उन्होंने आरंभ करी और उसको खत्म किया। आगे अगर हम बात करें तो श्रमिकों में राजनीतिक चेतना, जो श्रमिक लोग थे जो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखा करते थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवाया गया, ठीक है, सैनिक बनाया गया, हिस्सेदारी दिलाई गई, तो उसके बाद क्या होता है उनके अंदर में राजनीतिक चेतना जग जाती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर जब तक है उसको उतना ज्यादा आइडिया नहीं है कि क्या बाहर हो रहा है, पर अगर वो बाहर की दुनिया में जाता है, किसी से मिलता है, ठीक है, नए नए लोगों से मिला, तो उसको नई नई विचारधारा, नई नई थिंकिंग, नई नई चीजें पता चलती हैं, तो सेम वहां पे राजनीतिक चेतना जगती है। उसके बाद से रूसी क्रांति होता है। लोगों के अंदर में एक भावना जागृत होती है कि लोकतंत्र का उदय, अगर हम ये क्रांति करेंगे तो जारशाही जो राजतंत्र है वो खत्म हो जाएगा, वहां पे लोकतंत्र का उदय होगा, निरंकुश शासन का अंत होगा और वो लोकतंत्र बनेगा। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा पूरा हैंडल करना लोकतंत्र कहलाता है। लोगों में ये भी था कि उद्योग का विकास होगा, अगर हम ये क्रांति करते हैं उसके बाद क्या होगा, हमारे उद्योगों का विकास होगा, हमारी कंट्री विकसित होगी, हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी, इसके कारण से लोग इसके ऊपर तैयार हो जाते हैं। साथ साथ पूंजीवादी का विरोध, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनता है। पूंजीवादी का विरोध क्यों, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो जैसे कि विश्व के अंदर में पहले से एक विचारधारा मौजूद थी, ठीक है, जो पूंजीवाद के नाम से जानी जाती थी, इसके विरोध में ही समाजवादी व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी के विरोध में ही लाई गई थी और पूंजीवादी का ही विरोध करना प्रमुख कारण माना गया। ठीक है, इस क्रांति का, ठीक है, क्रांति के अंदर में क्या था कि भाई हमें समाजवादी व्यवस्था लाना है, क्यों लाना है, तो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध करने के लिए हमें समाजवादी व्यवस्था लानी है। ठीक है, ये कारण बताया गया था। और आगे अगर बात करते हो यहाँ पे तो जार की निरंकुशता, जो जार निकोलस था, जार निकोलस द्वितीय, उनकी निरंकुशता बढ़ती जा रही थी दिन पे दिन। ठीक है, जिसके कारण से कर बढ़ाना, ठीक है, सैनिकों को, जो लोगों को जो सैनिक में शामिल करवाना, ठीक है, युद्ध के लिए डिसीजन लेना, मतलब इस तरह से जो चीजें थी, उसके बाद ना जार की निरंकुशता बढ़ती जा रही थी। उसके बाद लोगों के अंदर में भावना जागृत होती है कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। जार द्वारा सम्मति के सुझावों को उपेक्षा करना, जो जार द्वारा एक सम्मति
एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, समिति बनाई गई। समिति के जो भी सुझाव होते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो जार ने सुझावों को उपेक्षा नहीं करी, उसको माना नहीं, जिसके कारण से लोगों के अंदर लगता है यार ये तो हमारी बात मान ही नहीं रहा, तो इसके हम साथ क्यों दे, इसको हटाओ अभियान से। तो ये चीजें थी समाजवादी सिद्धांतों का उदय। जो समाजवादी सिद्धांत थे, जब उनको पता चलता है कि यार समाजवादी सिद्धांत में ऐसा ऐसा चीजें हैं, तो उसके बाद से लोग सोचते हैं कि यार अगर इस सिद्धांत को अगर हम अपनाएंगे, ठीक है, हमारे देश में अगर ये सिद्धांत रहेगा तो हम बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, विकास करेंगे, जिसके कारण से लोग इसको एग्री कर जाते हैं इसके लिए। लेनिन की उत्कर्षता, जो लेनिन थे, ठीक है, जो मैं भी बताया था आपको लेनिन के बारे में ऊपर, ठीक है, ये लेनिन, इनकी जो मतलब एक तरह से आकर्षण था लोगों के बीच में, ठीक है, इनकी जो मतलब भूमिका थी लोगों के बीच में, जो इनका फेस था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इन्होंने लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जागरूकता लाया और ये पूरी रूसी क्रांति के हेड थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ से लीड किया, ठीक है, रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी के रूप में भी ये जाने गए, ठीक है, तो ये इनके कारण से यहाँ पे रूसी क्रांति आती है। अब हम बात करते हैं रूसी क्रांति के परिणाम। रूसी क्रांति तो समझ में आ गया दोस्तों कि रूसी क्रांति होने का क्या कारण था, ये हमें समझ में आ जाता है। अब हम परिणाम की अगर बात करें तो जारशाही की समाप्ति, सबसे मेन चीज, जो जार्स निकोलस द्वितीय था उसका सत्ता का अंत हुआ, उसके बाद से वहां पे समाजवादी व्यवस्था और लेनिन की व्यवस्था शुरू होती है, लेनिन की सरकार शुरू होती है। अनेक राजवंशों का अंत, जो भी वहां पे अलग अलग राजा हुआ करते थे, राजवंश हुआ करता, राजतंत्र हुआ करता था, उन सबका अंत होता है। साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध में रूस का हटना 1917 के अंदर में, मतलब 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। जैसे रूस के अंदर में रूसी क्रांति होता है, उसके बाद से क्या होता है, रूस अपने आप को ब्रिटेन से समझौता करके प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। समाजवादी विचारधारा का प्रचार, अब अलग होने के बाद सब कुछ हो गया, युद्ध से अलग हट गया, रूस के अंदर में समाजवादी व्यवस्था भी आ गई। अब वहां पे एक जोर पर क्या पकड़ता है कि हमें समाजवादी व्यवस्था पूरे विश्व में फैलानी है, और इसके लिए वो तैयारी करते हैं और पूरे विश्व में फैलाना शुरू करते हैं। और इस व्यवस्था के थ्रू क्या होता है दोस्तों कि जो भी रूस के मतलब इस व्यवस्था के थ्रू मेनली क्या होता है कि रूस के अंदर में और पूरे विश्व के अंदर में टारगेट रखते हैं कि इस अपने देशों को शामिल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा देशों को अंदर में समाजवादी व्यवस्था वो स्टार्ट कर पूरे विश्व में फैलानी है, और इसके लिए वो तैयारी करते हैं और पूरे विश्व में फैलाना शुरू करते हैं। और इस व्यवस्था के थ्रू क्या होता है दोस्तों कि जो भी रूस के मतलब इस व्यवस्था के थ्रू मेनली क्या होता है कि रूस के अंदर में और पूरे विश्व के अंदर में टारगेट रखते हैं कि इस अपने देशों को शामिल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा देशों को अंदर में समाजवादी व्यवस्था वो स्टार्ट करते हैं। उपनिवेशवाद से मुक्ति, जो भी देश उपनिवेशवाद की ओर बढ़ रहा था तो उसका विरोध करना, ठीक है, उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाने के ऊपर में भी ये वर्क करते हैं, ठीक है। विश्व को दो वैचारिक गुटों में बांटना, अब पूरे विश्व को दो वैचारिक गुटों में बांट देते हैं। एक तो पहले से ही हमारे पास पूंजीवादी व्यवस्था थी, दूसरी यहाँ पर आती है समाजवादी व्यवस्था। तो एक तरह से दो मतलब गुटों में बट गया, विरोधी गुटों में बट गया। अब ये दोनों एक दूसरे का, ठीक है, वो विरोध करते थे, पूंजीवादी समाजवाद का, समाजवाद और पूंजीवाद का। इस तरह से दो विरोधी गुटों में बंटना भी यहाँ पे परिणाम के रूप में दिखा गया। तो रूस का आर्थिक औद्योगिक विकास, अब ये समाजवादी व्यवस्था आने के बाद जो किसान थे वो बहुत ज्यादा मतलब खुश हुए, ठीक है, और वहां पे उनके साथ ही मतलब जो विचारधारा था वो लोगों के अंदर में आर्थिक औद्योगिक विकास का कारण बनता है। जो इस तरह की विचारधारा जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल हिस्सा दिया गया है, बराबरी दी गई, जिसके कारण से औद्योगिक विकास देखने के लिए मिला। आर्थिक समानता, सभी लोगों के बीच में आर्थिक समानता था। वर्ग भेद की जो नीति थी वो समाप्त हो गई, ठीक है, कि जो मतलब वर्ग भेद की मैं अमीर हूँ वो गरीब है, इस तरह की नीति बिल्कुल समाप्त हो गई। किसान और मजदूरों की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आया, ठीक है, क्योंकि ये मजदूर और किसानों की क्रांति ही थी, इसके कारण से मजदूर और किसानों की जो स्थिति थी उसमें सुधार आया। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखने के लिए मिला। जो महिलाएं हुआ करती थी उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था, कई तरह के रीजंस हुआ करते थे, पर यहाँ पे जब क्रांति शुरुआत होती है तो महिलाएं भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद से यहाँ पे महिलाओं की स्थिति में भी बहुत ज्यादा सुधार देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये पूरा था, आपने रूसी क्रांति पढ़ा शुरू से, ठीक है, रूसी क्रांति क्या है, ठीक है, रूसी क्रांति के क्या परिणाम निकले, ठीक है, और सारा कुछ जाना आपने क्या कारण और क्या परिणाम थे। अगर आपको किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत आती है, नहीं समझ पाए हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, प्लीज दोबारा समझा दे, ठीक है, मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करूंगा ऑन कमेंट। अगर फिर भी ना समझा पाऊं तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे समझा सकता हूं मैं। इवन आप पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, सब जगह भी कहीं भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।